नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज से हम एक नए प्रोग्राम की शुरुआत करने वाले हैं और यह प्रोग्राम दरअसल आप लोगों के डिमांड पे ही है। जैसा कि आप लोग चाह रहे थे कि यूपीएससी 2025 प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए विषयवार करंट अफेयर्स आपके समक्ष हम लेकर के आए, तो आपके डिमांड पर ये सारा सब्जेक्ट जो है, विभिन्न सब्जेक्ट आपके बीच लाया जाएगा। मैं फिलहाल पॉलिटी के साथ आया हूं। पॉलिटी में अब सबसे पहले समझ लीजिए, यहां पर जो अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 तक के जितने भी मुद्दे पॉलिटी के रहने वाले हैं, सिलसिलेवार ढंग से हम विभिन्न लेक्चर में इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहां आज के लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे, संविधान से संबंधित कुछ मुद्दे को पढ़ेंगे पार्ट 1 में, और कुछ आगे का मुद्दा है, क्योंकि कंटेंट काफी ज्यादा है तो उसको हम अगले लेक्चर में देख लेंगे। तो यहां पर समझिए, जैसा मैं पॉलिटी के साथ आया हूं, ऐसे ही विभिन्न एडुकेटर जो हैं आपके सामने आएंगे अलग अलग सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, मैं ही पॉलिटी के साथ आपको आईआर लेकर के आऊंगा, बाकी टीचर आपके सामने बाकी सब्जेक्ट लेकर के आएंगे। तो आप इस प्रोग्राम को उतना ही प्यार दीजिए जितना कि आपने पिछले सभी प्रोग्राम को दिया है, और अच्छे से इसको स्टडी कीजिए। अब देखिए, इसमें क्या रूपरेखा रहने वाला है उसको सबसे पहले समझ लेते हैं। जैसे कि हम लोग टॉपिक लेकर के आएंगे कि क्या क्या टॉपिक चर्चा में रहा है पिछले एक वर्ष में, सभी को देखेंगे। आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन तक सब आपको करा दिया जाएगा। अब इससे संबंधित ये मुद्दा चर्चा में क्यों रहा, क्या क्या इसके अंग हो सकते हैं, क्या क्या एग्जाम के नजरिए से, प्रीलिम्स के नजरिए से इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फिगर है, ये सब आपको बताया जाएगा विभिन्न टॉपिक वाइज। मामला समझ में आ गया? तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। चीजें क्लियर हो गया ना? तो आप सीधे पहले टॉपिक पर चले, विस्तार से जरा चर्चा करेंगे और करंट अफेयर्स आपका इसी तरह से तैयार हो जाने वाला है। तो पहला टॉपिक पॉलिटी का जरा आज का देखते हैं क्या है। यहां पर देख पा रहे हैं टॉपिक क्या लिखा हुआ है, नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A को लेकर के चर्चा यहां पर हम करेंगे। अब इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले इसको देखिए। देखिए, भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A को वैध बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह वैध ही माना जाएगा। अब इसके संदर्भ में कुछ बातें हैं, जरा उसको देख लेते हैं। दोनों चीजें मैं बताऊंगा। सबसे पहले जरा हम ये देख लेंगे कि नागरिकता अधिनियम 1955 क्या है, और इसके बाद लगे हाथ यह भी देखेंगे कि 1955 की सेक्शन 6A क्या कहता है। दोनों बातें देखेंगे। तो सबसे पहले इस कानून को देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 क्या कहता है। देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत का नागरिक बनना चाहता है तो 5 तरीके ऐसे हो सकते हैं जिसका वह इस्तेमाल करता है तो वह भारत का नागरिक हो जाएगा, है ना। अब पहले तौर तरीके में देखेंगे तो वह बाय बर्थ है, जन्म से ही नागरिकता आपको मिल जाता है, जैसे हम लोगों को जन्म से ही नागरिकता मिला है। दूसरा क्या होता है, वंशानुक्रम, यानी कि वंश के आधार पर हमारे पूर्वज यहां पर रहे तो उसके वजह से। देशीयकरण, हालांकि इसको मैं अभी आपको और एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आज के इस टॉपिक में हम नागरिकता वाले सारे मुद्दे को लेकर के चल रहे हैं, तभी मैं बता भी दूंगा डिटेल से। देशीयकरण एक तरीका हो सकता है, और चौथा तरीका हो सकता है कि आप रजिस्ट्रेशन करें, यानी कि पंजीकरण करें, और उसके बाद भारतीय प्राधिकार के द्वारा यदि आपको नागरिकता प्रदान किया जाता है तो आप देश के नागरिक हो जाएंगे। ये, और पांचवा क्या है, पांचवा बहुत ही अनोखा है, इसको समझिए। यदि भारत सरकार किसी भी विदेशी क्षेत्र को अपने में शामिल कर ले, या कोई भी राज्य क्षेत्र है जो भारत का हिस्सा बन जाए, उस आधार पर उस क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को भी भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। आप कहेंगे ऐसे नहीं समझे, उदाहरण देकर के समझाइए। तो लीजिए, गोवा 1962 में भारत का अंग बनता है। तो अब यहां पर समझिए, तो गोवा जो वो क्षेत्र है वह भारत का हिस्सा बने, भारतीय ध्वज के नीचे आया, भारत संघ में मिल गया, तो वहां रहने वाले नागरिकों को इसके आधार पर, पांचवें आधार पर नागरिकता दे दिया गया। इंदिरा गांधी जी के समय में सिक्किम जो है वह राज्य क्षेत्र भारत का हिस्सा बना, तो वहां के लोगों को इस आधार पर नागरिकता दे दिया गया। यह मामला क्लियर हो गया। अब एक चीज आता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डुअल सिटीजनशिप, यानी कि दोहरी नागरिकता। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, क्या भारतीय संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? जवाब है नहीं। भारतीय संविधान दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं करता है।
ठीक है, यानी कि अगर भारत के नागरिक हैं तो आप कहीं और के नागरिक नहीं हो सकते, आपको अपनी नागरिकता त्याग करके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में आना पड़ेगा। यहां पर अगर कोई व्यक्ति जो है भारत का है, वह अब कोई मान लीजिए कनाडा का अगर सिटीजनशिप लेना चाहता है तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, यानी कि दोनों जगह का, दो देश का नागरिक वह नहीं रह सकता है। अगर देखेंगे आप अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका का, यूनाइटेड किंगडम की बात करें, आप पाकिस्तान की बात करें, इन सभी जगह पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है, यानी कि वहां के नागरिक रहते होने के बावजूद अलग जगह के और भी एक देशों के नागरिक हो सकते हैं, तो इसको कहा जाता है दोहरी नागरिकता। ठीक है, भारत में ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नागरिकता अधिनियम 1955 पर पहुंचते हैं, जिसको लेकर के हमने चर्चा किया और उसकी 55 का 6A को लेकर के चर्चा किया, और मैंने आपको बताया था कि ये क्यों लाजमी हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि देखिए नागरिकता अधिनियम 1955 की जो सेक्शन 6A है वह वैध रहेगा, उसकी वैधता को हम बरकरार रखते हैं। अब इसके पीछे कुछ मामला छुपा हुआ है, इसके पीछे हम असम आंदोलन की भी चर्चा कर लेंगे जरा सा कि क्या क्या समझौता हुआ था और फिर किस तरह से आगे मामला आता है। आज के बांग्लादेश की चर्चा करेंगे, उस समय का जो है पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। देखिए धारा 6A को समझिए, धारा 6A जो है नागरिकता अधिनियम 1955 का एक विशेष प्रावधान बताया जाता है, और इसे वर्ष 1985 में किसके किसके बीच समझौता हुआ, तो एक पक्ष हुआ करता था केंद्र सरकार यानी कि भारत की सरकार, और दूसरा असम आंदोलन के जो नेता रहे उनके द्वारा एक समझौता हुआ, उस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया इन दोनों के द्वारा, और उसके बाद असम समझौते के बाद जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 के जरिए इसे शामिल किया गया था। अब इस धारा के तहत क्या मुख्य बातें हैं इसको समझ लीजिए, ये ज्यादा जरूरी है। इस धारा के तहत 1 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1971, ध्यान देना है, ये जो दौरान है अवधि, इस दौरान के बीच पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज का बांग्लादेश, ठीक है, तो यहां से बहुत सारे लोग जो थे असम में आकर के बसे, क्योंकि इस दौरान क्या रहा कि वहां पर बहुत विद्रोह चलता रहे, है ना, मुक्ति मोर्चा का आंदोलन चलता रहा बांग्लादेश में, जो आज का बांग्लादेश है उस समय का पूर्वी पाकिस्तान। तो बहुत सारे शरणार्थी जो हैं भाग करके भारत के क्षेत्र में आ गए, क्योंकि आप जानते हैं बांग्लादेश क्या है, एक इंडिया लॉक कंट्री है, 94% भूमि जो है वो भारत के साथ साझा करता है। तो पड़ोसी राज्य रहा असम, तो असम में भी भाग करके बहुत सारे लोग आ गए। तो यहां पर यही बातें कहा गया कि यहां पर जो असम में आकर के बसे सभी व्यक्तियों को विदेशी घोषित किए जाने की तारीख से 10 वर्ष बाद भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया था। मामला समझ में आ गया। तो ये जो यहां पर ये बात जो सेक्शन 6A था, सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये वैध है, इसको लेकर के हमें किसी प्रकार का कोई आपत्ति नजर नहीं आता है। ये मुद्दा बहुत जरूरी है और नागरिकता से जुड़े हुए मुद्दा चर्चा में रहा है, क्योंकि आप जानते हैं जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ है CAA, वह बहुत चर्चा में रहा। तो संभव है यूपीएससी CA डायरेक्ट ना पूछ करके ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है, तो नजर में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पर, यह भी नागरिकता से संबंधित है, यहां पर कुछ बातें और समझाऊंगा। नागरिकता संशोधन नियम 2024 को लेकर के बात करते हैं। ये क्यों चर्चा में आया है, जैसा कि आप जानते हैं कि होम मिनिस्ट्री के द्वारा नागरिकता संशोधन नियम 2024 जो है वो अधिसूचित कर दिया गया है, और आप लोग हम सब जानते हैं कि 2019 में ही सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आ गया था, लेकिन उस वक्त बहुत आंदोलन हुआ, आपको ध्यान होगा दिल्ली का शाहीन बाग सब, तो बहुत ज्यादा आंदोलन होने की वजह से सरकार जो है इसको अधिसूचित नहीं कर पाई थी। 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उससे ठीक पहले सरकार ने इसको अधिसूचित कर दिया, और आप जानते हैं CAA के तहत फिर कई लोगों को नागरिकता प्रदान की भी जा रही है। तो इन सब चीजों के लिए इस उद्देश्य से इसे लाया गया। अब इसके विभिन्न पहलुओं को जरा हम विवरण वाइज देख लेते हैं कि क्या चीजें हैं। पात्रता को लेकर के बात किया गया। पात्रता में समझ लीजिए, पंजीकरण या देशीयकरण, है ना, के तहत भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। अब यहां पर समझना है क्या क्या, भारतीय मूल का व्यक्ति हो या फिर किसी भारतीय नागरिक से शादी करने वाली महिला हो तब भी, या पुरुष हो तब भी। यहां पर एक बात और कहा गया कि भारतीय नागरिक की अगर कोई नाबालिग संतान है, इस स्थिति में पात्रता। इसके अलावा वह व्यक्ति जिसके माता पिता भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत रहे हों, रजिस्टर्ड रहे हों,
वह व्यक्ति जिसके माता या पिता में से कोई एक स्वतंत्र भारत का या की नागरिक रहा हो या रही हो। और एक और बात, ओसीआई कार्ड धारक के रूप में भी पंजीकृत व्यक्ति की बात किया गया। ओसीआई कार्ड के विषय में आप समझ लीजिए यहाँ पर, यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है। इस पर मैं आऊंगा, आज ये भी टॉपिक है तो तब मैं आपको ये भी समझा दूंगा कि इसके कहने का क्या प्रावधान है। अब यहाँ पर कहा गया कि देशीकरण द्वारा नागरिकता के लिए अन्य पात्रताएं क्या हो सकता है। यहाँ पर मुख्य पात्रताएं आपको बताया गया है कि पंजीकरण या देशीकरण के तहत क्या पात्रता होना चाहिए। अन्य क्या हो सकता है, देखिए, नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को आवेदन में दिए गए विवरण की सत्यता को प्रमाणित करने वाला एक जो है शपथ पत्र भी दाखिल करना होगा। साथ ही उसके चरित्र की गवाही देने वाला भी कोई होना चाहिए, और वह गवाही देने वाला जो होगा वह भारतीय नागरिक ही होगा, और उसके द्वारा भी एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यहां पर एक बात और समझिए कि आवेदक को भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, आप जानते हैं 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल की गई है। तो यह कहा गया है कि अगर आप इसके तहत आते हैं, पंजीकरण या देशीकरण के तहत पात्रता आपके योग्य माने जाते हैं, भारत के नागरिक बनना चाहते हैं, तो एक पात्रता यह भी है कि संविधान के 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, किसी भी एक भाषा में, यानी कि कम से कम एक भाषा में उस भाषा का पर्याप्त ज्ञान आपको होना चाहिए। पर्याप्त ज्ञान कहने का मतलब हो गया लिखना, बोलना, समझना, सब कुछ। ठीक है, एक मुद्दा ये समझ में आ गया। आगे बढ़ जाए, राष्ट्रीयता का प्रमाण की बात यहां पर किया गया कि नियमों में मूल देश को साबित करने के लिए की आवश्यकता में छूट दी गई है, और आवेदक अब भारत में प्रवेश करने के प्रमाण के रूप में 20 अलग अलग डॉक्यूमेंट देने की बात की गई है, जिसमें से आप देखेंगे तो यह भी कहा गया है कि इसमें से आपका वीजा हो सकता है, या फिर आवासीय परमिट हो सकता है, जनगणना पर्ची, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, कुछ भी हो सकता है ना। देखिए, आधार कार्ड को लेकर के समझ लीजिए, यहां पर जो लिखा आधार कार्ड, तो आप कहेंगे जी आपने कहा कि विदेशी नागरिक है और आधार कार्ड। आधार कार्ड जो है ना, आपके आइडेंटिफिकेशन की बात करता है, आपकी पहचान का बात करता है आधार कार्ड, आपकी नागरिकता की बात नहीं करता है। इसलिए अगर आपको ना ध्यान हो, अगर नहीं गौर किए हैं, तो अगर आप मेरा लेक्चर जब देख रहे हैं, अपना अपना आधार कार्ड निकाल के देख लीजिए, उस पर आपको कहीं भी नागरिकता की बात नहीं लिखा होगा, वहां पर स्पष्ट लिखा होगा कि यह आपकी पहचान से केवल संबंधित है। ठीक है, इसी तरह की, यानी कि आपके आइडेंटिफिकेशन की बात करेगा, आपके सिटीजनशिप की बात नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ पर यह भी चीज दिया हुआ है। तो अगर यूपीएससी में स्टेटमेंट में ये डाल दे आधार कार्ड ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि अरे ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ये तो कतई नहीं होगा, क्योंकि हम सबके पास आधार कार्ड है। नहीं, ठीक है, ये मामला समझ में आ गया। अब देखिए, दूसरे देश की नागरिकता का त्याग करना है ना, आवेदक को एक घोषणा पत्र भी सौंपना होगा। इसमें इस बात का उल्लेख होगा कि यदि आवेदक का भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन मंजूर हो जाता है, तो उसके अपने देश की नागरिकता समाप्त हो जानी चाहिए या समाप्त मानी जाएगी। क्यों ऐसा कहा गया? मैंने बताया था कि डुअल सिटीजनशिप इंडिया में नहीं है, जैसा कि अमेरिका में है, जैसा कि यूके में है, जैसा कि पाकिस्तान में है। तो दोनों नागरिकता नहीं। अगर आप यहाँ की नागरिकता लेना चाह रहे हैं, आपने आवेदन किया है, रजिस्ट्रेशन किया है, देशीकरण के तहत आ रहे हैं, तो आपको एक शपथ पत्र देना होगा कि आप जिस भी देश के नागरिक हैं, मान लीजिए आप कनाडा के नागरिक हैं, आप भारत के नागरिक बनने आ रहे हैं, तो कह दीजिए कि भैया ये रहा हमारा शपथ पत्र, और अगर हमें जिस दिन से आप भारत की नागरिकता दे देंगे, हम कनाडा की नागरिकता त्याग रहे, खत्म हो जाएगा। मामला समझ में आ गया? ये भी होना चाहिए। और प्राधिकारी जिसके पास नागरिकता के लिए आवेदन करना है, उससे संबंधित कुछ बातें हैं। देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6B के तहत नागरिकता के लिए आवेदक जिला स्तरीय समिति के माध्यम से अधिकार प्राप्त समिति को इलेक्ट्रॉनिक रूप में करना होगा। जिला स्तरीय समिति के बारे में केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करेगी। तो ये सारी चीजें जो है ना, पात्रता के तौर पर रखा गया है, अगर देशीकरण या पंजीकरण के तहत नागरिकता लेना चाहते हैं तो। अब आगे आते हैं इस पर, जो मैंने पहले कहा कि थोड़ा हम रोक के लगते हैं, आज उस टॉपिक पर भी चर्चा करेंगे, नागरिकता से संबंधित है। प्रवासी भारतीय नागरिक, यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इसको पॉपुलर वे में कहा जाने लगा है OCI। तो अगर यहां से प्रश्न आ जाए तो आपको घबराना नहीं है। देखिए, विदेश मंत्रालय ने OCI कार्ड धारकों को विदेशी के रूप में पुनः वर्गीकृत किए जाने संबंधी चिंताओं को दूर करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान में जो OCI नियम है वह अपरिवर्तित रहेगा। तो यहां पर इसीलिए ये चीजें जो है चर्चा में आ गया कि इससे जुड़े हुए प्रावधान हमें जान लेना चाहिए। देखिए, OCI कार्ड धारक के बारे में समझ लीजिए। OCI योजना को 2005 में
नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके प्रस्तुत किया गया था। यह हम सब ने पढ़ा है पहले भी। यहां पर कुछ बातें हैं। विदेशी सैन्य कर्मी को लेकर के चर्चा किया गया, यानी कि देश का, अपने देश का सैनिक ना रहो, विदेशी सैनिक हैं, चाहे वो सेवा में रहे हों या फिर रिटायर हो गए हों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर दोनों ही स्थिति में हैं तो वो ओसीआई प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। 2015 में भारतीय मूल के व्यक्ति और जिनके पास ओसीआई कार्ड धारक हैं, तो इनको एक श्रेणी में ओसीआई में ही मिला दिया गया था। अब यहां पर इससे पात्रता से जुड़ी हुई बातें, ओसीआई कार्ड धारकों के लिए पात्रता क्या है, और इसमें एक बात है, नोट कर लीजिए, पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर कोई भी विदेशी नागरिक इसमें हो सकता है। तो ये अगर आपसे स्टेटमेंट दे दे और पाकिस्तान बांग्लादेश को शामिल कर दे तो फिर परेशान नहीं होना है, इसको अलावा कर दिया गया है, इसको हटा के। जो यहां पर कंडीशन देखिए क्या क्या है, क्या है, पहला, ओसीआई कार्ड धारकों के लिए क्या क्या पात्रता होगा, और यहां पर देखना है क्या क्या, जो 26 जनवरी 1950 के समय, ठीक है, या उसके बाद किसी भी समय भारत का नागरिक था, पहली। दूसरी, जो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने के योग्य था, जो उस क्षेत्र से संबंधित था जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बन गया, जो ऐसे नागरिक का पुत्र पुत्री या पौत्र पुत्री या परपौत्र पुत्री है जो ऊपर वर्णित ऐसे व्यक्तियों की नाबालिग संतान है। मतलब समझ रहे हैं ना, वो जो नागरिकता प्राप्त करने की जो बातें हैं वही सब दोहराया जा रहा है यहाँ पर, इसलिए मैं आपको आगे ले चल रहा हूं कि आप समझ लीजिए, समझा चुका हूं। जो नाबालिग बच्चा है और जिसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हैं, या माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक या ओसीआई कार्ड धारक का विदेशी मूल का जीवन साथी जिसका विवाह आवेदन प्रस्तुत करने से कम 2 वर्ष पहले पंजीकृत हुआ हो। तो ये सारे प्रावधान मैंने आपको पहले बताया है। यहाँ पर मैंने आपको, जो हम उस वक्त चर्चा कर रहे थे, इस स्थिति में मैंने आपको बता दिया था कि जन्म से क्या क्या चीजें, इसी को डिफाइन करके चीजें आपको बताया गया था, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा जरा। तो यहां पर ओसीआई से संबंधित हो गया चीजें। अब अनुसूचित जातियों का वर्गीकरण बहुत चर्चा में रहा, सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट को लेकर के लंबे समय से मांग किया जा रहा था। इसके विषय में कुछ बातें समझते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ, ठीक है, संविधान पीठ ने पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम दविंदर सिंह और वाद 2024 में निर्णय दिया कि अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण, यानी कि सब क्लासिफिकेशन की बात किया गया, संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 4 और 16, 4 के तहत स्वीकार्य है। समझिए, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अच्छा, ये जो आते हैं 14, 15, 4, 16, 4, ये कहां से, फंडामेंटल राइट्स और संविधान का कौन सा भाग 3 को लेकर के बातें किया गया है, और ये कहां से है, समानता का अधिकार या समता का अधिकार, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, तब ज्यादा समझ में आएगा चीजों को। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यहां पर देखेंगे तो राज्य अनुसूचित जाति समुदायों के भीतर अधिक वंचित समूह को अतिरिक्त कोटा, यानी कि आरक्षण की बात की गई है, प्रदान करने के लिए अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण किया जा सकता है। यानी कि ये आरक्षण जो है अनुसूचित जाति समुदाय के बीच ही रहेगा, लेकिन उनका सब वर्गीकरण कर दिया है, यानी कि कह सकते हैं सब क्लासिफिकेशन हो गया, तो आरक्षण का सही तरीके से लाभ वहां पर मिल सकता है उन्हीं लोगों को, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके कुछ मुख्य बिंदु समझते हैं। संविधान के अनुच्छेद 341(1) के तहत अधिसूचित अनुसूचित जातियां अलग अलग स्तरों पर पिछड़ेपन वाली जातियों, मूल वंशों या जनजातियों के विजातीय समूह हैं, जो डिफाइंड किया गया है इसके तहत अनुच्छेद 341(1) के तहत। अनुच्छेद 341 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कुछ जातियों, मूल वंशों या जनजातियों को आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जातियों के रूप में नामित कर सकता है। कौन कहता है? ये अनुच्छेद 341(a) कहता है, और किसको ये अधिकार देता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जातियों के भीतर उपवर्गीकरण अनुच्छेद 341(2) का उल्लंघन नहीं करता है, जिसको लेकर के चैलेंज किया गया, क्योंकि उपवर्गीकरण से ना तो इस सूची में किसी अन्य अनुसूचित जाति को शामिल किया जाता है और ना ही इससे किसी को बाहर किया जाता है। क्या किया जाता है कि इसके अंदर जितनी जातियां हैं उसी के अंदर तय किया जाता है कि इतने वर्ग को इतना प्रतिशत आरक्षण, इतने वर्ग को इतना प्रतिशत आरक्षण, बाहर या अंदर नहीं किया जा रहा है। इस बात को ध्यान रखना है, और ये जो है अनुच्छेद 341(2) कहता है, ठीक है। अनुच्छेद 341(2) संसद कानून बनाकर किसी भी जाति, मूल वंश
यह जनजाति को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल कर सकता है या सूची से हटा सकता है। कौन कहता है? अनुच्छेद 341(2) किसको यह पावर देता है? संसद को। ध्यान दीजिएगा, यहां राष्ट्रपति को दिया गया था 341 के तहत कि भाई आप जो है अनुसूचित जातियों के रूप में नामित कर सकते हैं। यहां पर जो है पार्लियामेंट को दिया गया है, तो पार्लियामेंट में राष्ट्रपति भी निहित होते हैं, ये बात आपको पता होगा। अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण के दायरे के विषय में समझते हैं। देखिए, उपवर्गीकरण सहित इस तरह के किसी भी सकारात्मक कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य पिछड़े श्रेणियों के लिए अवसर की मौलिक समानता प्रदान करना है। यही चीजें तो यहां पर मैंने आपको कहा था कि आप इसको ध्यान रखिएगा, ये चीजें, क्योंकि यहां पर कहा गया था कि समानता के अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है, बल्कि जो नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया है, समानता का अधिकार, यह इसके लिए सुटेबल बैठता है और इसके लिए ही यह सही है। ठीक है, मौलिक समानता के सिद्धांत के अनुसार कानून को व्यक्तियों या उसके समूहों की अलग अलग पृष्ठभूमियों और ऐतिहासिक अन्यायों को ध्यान में रखना चाहिए। राज्य यानी कि सरकार की बात की गई है, कुछ जातियों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर उपवर्गीकरण कर सकता है। ठीक है, हालांकि राज्य को यह सिद्ध करना होगा कि किसी जाति समूह के पिछड़ेपन के कारण ही उसका अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है। तो यह गवर्नमेंट को यह करना ही पड़ेगा। इसके बारे में कुछ और चीजें देख लेते हैं, चूंकि इंपॉर्टेंट है, यहां से आ सकता है, ये बहुत चर्चा में रहा है। राज्य अपनी इच्छा या राजनीतिक लाभ के अनुसार कार्य नहीं कर सकता, और अगर ऐसा करता है, मान लीजिए ऐसा राज्य कर देता है स्टेट के द्वारा, तो फिर जुडिशियल रिव्यू हो जाएगा, इसमें न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत ये आएगा। और राष्ट्रपति द्वारा आरक्षण हेतु अनुसूचित जाति समुदायों की जो सूची तैयार की जाती है, राज्य उसमें मनमाने तरीके से हेरफेर कर अनुसूचित जातियों में विशेष जाति के पक्ष में 100% आरक्षण भी निर्धारित नहीं कर सकता है। यह भी चीजें यहां पर क्लियर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अनुच्छेद 342(a) के तहत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से आरक्षण का जो आधार देश में क्या है? आर्थिक नहीं है, वो क्या है? सामाजिक है, और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ेपन है उसके लिए उपवर्गीकरण की अनुमति दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन से वंचित रहे हैं उसकी सूची तैयार करने का अधिकार देता है। तो अनुच्छेद 342(a) को 2018 में संविधान में फिर शामिल किया गया था। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न आपके लिए आ सकता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC, उत्तराखंड ने इसको लागू कर दिया है। स्वतंत्रता बाद देश में UCC लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा इस बात की घोषणा कर दी गई है। तमाम तरह के जो है नियम कानून इसके लिए तैयार कर लिए गए हैं, जरा देख लेते हैं। UCC का आशय पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून जो है वह लागू करना है, यानी कि किसी भी धर्म के व्यक्ति होंगे सभी के लिए एक जैसा ही कानून होगा। और कानून कहने का मतलब है क्रिमिनल लॉ के लिए तो पहले से ही कानून है एक जैसा। मान लीजिए एक हिंदू व्यक्ति किसी को गोली मार देता है, हत्या कर देता है, एक मुस्लिम व्यक्ति हत्या करता है, तब भी क्रिमिनल लॉ के तहत दोनों पर एक ही तरह के अपराध चलेंगे, सजा भी एक ही जैसा मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहीं पर जब सिविल लॉ की बात की जाती है, सिविल लॉ का मतलब क्या हो गया कि वैवाहिक चीजों को लेकर के, सिविल लॉ का मतलब क्या हो गया? उत्तराधिकार को लेकर के, संपत्ति को लेकर के, है ना, गोद लेने को लेकर के, ये सारा चीजें जो है उसमें फिर पर्सनल लॉज आ जाते हैं, उसके तहत फिर मामला आगे बढ़ता है। UCC इसी को रोकने की बात करता है, कहता है कि नहीं, सिविल लॉ में भी इसी तरह की बातें चलनी चाहिए, एक देश है, एक कानून, एक विधान, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर समझिए, सभी धार्मिक समुदायों के विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने, उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों को एक समान रूप से लागू करना चाहता है। संविधान के भाग 4 में अगर देखेंगे तो 4 में क्या है? DPSP है, नीति निर्देशक तत्व है, हम सब पढ़ते हैं ना इस चीज को। वर्णित राज्य की नीति के निर्देशक तत्व यानी कि DPSP के तहत अनुच्छेद 44 में UCC का प्रावधान किया गया। ध्यान रखना है, जो कि नीति निर्देशक तत्व हैं राज्य के, वह राज्य पर बाध्यकारी नहीं है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स है भाग 3 का, लेकिन यह बाध्यकारी नहीं होगा। इसमें कहा गया है कि जब भी राज्य को लगता है कि सुटेबल कंडीशन है, राज्य उस कंडीशन को प्राप्त कर लेता है, तब वह लागू करे। लेकिन आज के नजरिए से अगर देखें ना, तो DPSP के तमाम जो प्रावधान है कहीं ना कहीं कानून बनकर के अब लागू होता हुआ नजर आया है। ठीक है, तो इसका मुख्य जो उद्देश्य है ना, नागरिकों के जो नागरिक मामले हैं उसमें एक समान कानून ढांचा जो है पूरे देश के लिए तैयार करना रखा गया है।
अगर वर्तमान स्थिति देखेंगे तो भारत के व्यक्तिगत कानून यानी कि जो मैंने पर्सनल लॉ की बात किया था उसी बात को कहा गया है कि ये जटिल है और अलग अलग है, यानी कि धर्म के आधार पर विशेष कानून है। भारत में लागू अगर व्यक्तिगत कानून की बात करेंगे तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, इसके विषय में हम सब जानते हैं। यह कानून हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध समुदाय पर लागू होता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के विषय में आप जानते हैं, यह किस पर, मुस्लिम समुदाय पर लागू होता है। और भारतीय उत्तराधिकार जो अधिनियम 1925 है, यह ईसाई, पारसी और यहूदी समुदाय पर क्या होता है, वह लागू होता है। गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां पहले से ही सामान्य नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है पहले से ही लागू है। आप जानते हैं कि पुर्तगाल वहां पर था तो पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 के रूप में ये ऑलरेडी से मौजूद है। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें है, ध्यान रखिएगा। जो पर्सनल लॉ की बातें की गई है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, मुस्लिम पर्सनल लॉ और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में ईसाई, पारसी और यहूदी, ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है यहां से पूछ दे। और इसके तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध और मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत केवल मुस्लिम समुदाय पर लागू होता है। गोवा में पहले से था, ठीक है, क्योंकि वो पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 से ही लागू था तो वही कंटिन्यू मौजूद रहा। और जो हम बात करेंगे अभी उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड में यह आप जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद पहला एक ऐसा राज्य रहा उत्तराखंड जहां पर इसको यूसीसी को लागू किया गया। इसके तहत बहुत सारी चीजें कर दिया गया है प्रावधान उत्तराखंड में कि कोई भी धर्म के लोग हों, यदि वो विवाह करते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी कर दिया गया है। साथ ही यह भी कर दिया गया है कि लिव इन में जो लोग रह रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप में, उनका भी पंजीकरण करना आवश्यक कर दिया गया है ना। तो तमाम जानकारी सरकार जो है व्यक्तिगत चीजें इसमें जुटा रही है। ये थोड़ा सा विवाद का भी कारण है, लेकिन ध्यान रखना है कि वहां पर जो अनुसूचित जनजाति हैं, ट्राइबल्स ग्रुप हैं और कुछ और अन्य ग्रुप हैं, कुछ श्रेणी के लोग, उनको इस कानून से बाहर भी रखा गया है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा, चूंकि मान के चलिए कि यूसीसी आपके सामने आने वाला है। खास करके 3 टॉपिक जो मैंने अभी आज आपको पढ़ाया, एक तो मैंने नागरिकता से संबंधित 3 मुद्दे पढ़ाए हैं, तो उसमें से खास करके आपका नजर जो है सीएए पर होना चाहिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, वो हो गया। दूसरा आपका जो यूसीसी मैंने पढ़ाया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यह होना चाहिए। और तीसरा पढ़ाया है जो आपका अनुसूचित जाति का जो सब क्लासिफिकेशन था, ये तीनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार होना चाहिए। मान के चलिए, मेरा अपना मानना है कि पॉलिटी में इस 3 में से एक ना एक टॉपिक आपके लिए प्रीलिम्स में आने वाला है। यानी कि आज मेरा जो पॉलिटी का पहला लेक्चर है, मान के चलिए कि यूपीएससी में पॉलिटी से संबंधित एक प्रश्न आपको देके जाएगा, इसलिए बहुत अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए, नोट्स बनाइए। अगले लेक्चर में हम संवैधानिक चीजों से जो संबंधित और भी मुद्दा रहेगा उसको लेकर के आएंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। आपको लेक्चर कैसा लगा, आप इसमें क्या सुधार करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, लिखते चलिए, हम देखेंगे, फिर उसमें और भी आपके लिए चीजें जोड़ते चलेंगे। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।